अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। बानी पीटीआई की जानिब से एनडीयू वर्कशॉप में शरीक अपने ही अराकीन को गद्दारी से जोड़ने पर सियासी हलकों में नई बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुकूमत का कहना है कि मुज़ाकरात की दावत के बावजूद बानी पीटीआई के सख्त बयानात ने मुफाहिमत के इम्कानात को नुकसान पहुंचाया। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक जो भी हुकूमत से राबता या बातचीत की कोशिश करता है उसे पार्टी के अंदर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिसकी मिसाल साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर होने वाली अंदरूनी तनकीद भी है। हुकूमती हल्के ये भी याद दिलाते हैं कि 9 मई से कबल बानी पीटीआई ने मुतअद्दिद बार फौज से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि इसी दौरान सख्त बयानात भी दिए गए, जिस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इदारों को सियासत में घसीटने के बजाय हुकूमत से बात की जाए। इसी तनासुर में 2024 के आम इंतखाबात से कबल भी बानी पीटीआई ने इसी नौइयत के बयानात दिए थे। हुकूमत ने बानी पीटीआई के तर्ज सियासत को बानी एमक्यूएम के अंदाज से मुशाबे करार देते हुए वाज़ेह किया है कि माजरत और तर्ज बयान में इस्लाह के बगैर संजीदा मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने भी कहा कि सियासी क़यादत का एहतराम अपनी जगह, मगर मुसल्लह अफ़वाज को सियासी तनाज़ात से दूर रखा जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या दुरुस्त है, इसी पर बात करेंगे। आज पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार फ़खर दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फ़खर दुरानी साहब, माजी में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं जब हुकूमत से कोई राबता करता है या बातचीत की कोशिश करता है पीटीआई की जानिब से, तो उसे पार्टी के अंदर ही शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। इस तमाम तर मामले पर हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, आपको दुरुस्त लगता है? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। पहले हमें ये जो आजकल हो रहा है इसका ये ऐसा नहीं है कि फोर्टनाइटली ऐसे ही ये सूरत हाल पैदा हुई है। ये एक सिलसिला शुरू होता है जब इमरान खान सियासत के अरूज में आना शुरू हुए, तो उसके बाद जो इनका सियासी रवैया था उसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबाहिसा होता रहा। बल्कि मुझे अब भी याद है कि 2 साल पहले हमारा इसी जो रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम था उसमें जो हमारे सीनियर हैं सुहेल वड़ाई साहब, वो ये समझते थे कि इमरान खान सबक सीख चुके हैं। जेल में रह के बड़े बड़े जो सियासतदान जो इसी तरह की तर्ज सियासत करते हैं वो भी जेल में रह के उनके अंदर ठहराव पैदा हो जाता है। वो मफाहिमत को जो है वो तरजीह देते हैं। जेल बहुत कुछ सिखा देती है। तो मैंने तब भी उनसे ये कहा था कि इमरान खान की जो नेचर है और जो इमरान खान की शख्सियत है, वो चाहे जेल में जितना अरसा भी रहें, वो कोई इस तरह की मफाहिमत या उसके हवाले से कभी भी इस तरह का तर्ज अमल और इस तरह की सियासत नहीं अपनाएंगे। और उसकी वजह है इमरान खान का, आप ये सियासी करियर से पहले देख लें, क्रिकेटिंग जो करियर है उसमें भी ये एक इमरान खान की नेचर का एक हिस्सा है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनके क्रिकेटिंग करियर में जिन जिन लोगों ने इनके ऊपर एहसान किए थे इमरान खान के ऊपर, उन सब का इमरान खान ने हमेशा से पत्ता साफ किया था। फिर उसके बाद सियासत में आए, सियासत में भी यही फ़ौज थी, यही इस्टेब्लिशमेंट थी जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने या एक तीसरी सियासी कुव्वत बनाने के लिए उन्होंने तमाम सियासी जो जमातों को और उनके साथ जो कुछ किया वो सब के सामने है। जो इलेक्शंस में 2017-18 में इनको इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ किया गया वो भी सब के सामने है। तो ये इमरान खान की हमेशा से एक नेचर का हिस्सा है कि जो भी इमरान खान के साथ एहसान करेगा या जो फेवर करेगा, इमरान खान सबसे पहले उसी को ही अटैक करेंगे, उसी को ही टारगेट करेंगे। और ये हमेशा से इमरान खान करते आए हैं। अब भी ये एक्सपेक्टेड था कि जो इन्होंने टारगेट करना शुरू किया जो इस्टेब्लिशमेंट को, या सिर्फ इसकी वजह एक ही है कि इमरान खान की के लिए हर वो शख्स या हर वो इदारा जो कि उनकी वज़ीर आज़म बनने या उनको इक़्तिदार में आने के राह में रुकावट पैदा करता है या बन सकता है, वो उनका एनिमी नंबर 1 होता है। चाहे वो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर चाहे कोई सियासी जमात हो, तो वो उनको टारगेट बना लेते हैं। और यही कुछ इमरान खान अब करते आए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है उन्होंने। तो ये एक मैं समझता हूँ इनकी एक जीती जागती एग्जाम्पल है जो अब वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मुज़ाकरात और उसके हवाले से जो पीटीआई की पॉलिसी है, क्या ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सरबराह थे अल्ताफ़ हुसैन, उनके तर्ज सियासत के ऊपर या उनकी राह पे ये चल पड़े हैं? तो उसका देखें, ये एक वाज़ेह है कि आप रियासत के साथ चाहे कितनी भी बड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई कितनी बड़ी शख्सियत हो, वो रियासत के साथ कभी भी नहीं टकरा सकती। हमने इसकी मिसाल देखी है, माजी में भी देखी है, अब भी ये हमारे सामने है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जो एक बुनियादी जो सियासी नॉर्म्स होते हैं
उसको पसे पुश डालते हुए वो ये समझें कि वो रियासत को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मजबूर कर देंगे, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। हुकूमत की तरफ से हो या जो पहले अगर हम देखें जो मुज़ाकरात की जब भी कोई ऑफ़र की गई है तो इमरान खान ने उसको ठुकराया है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, शायद वो अपनी पॉपुलैरिटी और उसके जोम में हो, वो इस तरह की फ़ैसले करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अपनी जो पार्टी के अंदर जिस तरह से एक फिस्तायत और उसका जो एक कल्चर है वो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि आपके ये जो नवंबर 2024 का धरना हुआ था उस दौरान जो पीटीआई की तरफ से जो मुज़ाकराती जो टीम का हिस्सा लोग थे, क्योंकि ये पब्लिकली नहीं चल रहा था, ये पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात इस बात पे चल रहे थे कि ये जो धरना जो उस टाइम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इनको लीड कर रही थी पेशावर से, क्या उसको संगजानी रुक जाना चाहिए या आगे डी चौक की तरफ आना चाहिए। तो हुकूमत की तरफ से या जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों के साथ जो पीटीआई के लोग मुज़ाकरात करते थे, वो उनका एक मुतालबा ये भी होता था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए मीडिया में या पब्लिकली कि कौन इनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई के अंदर जो हॉकिश एलिमेंट हैं और उसके साथ साथ जो बाकी जिस तरह पीटीआई के जो सोशल मीडिया है, अगर उनको ये मालूम हो गया कि ये मुफाहमत की तरफ या बातचीत या मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि वो डी चौक पे पहुंचने या धरना जो भी एक इनका एजेंडा था उसकी बजाय मुज़ाकरात को ये प्रेफर कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बाइकआउट कर देंगे, हमारे खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई जाएगी। तो ये पीटीआई जो है वो जो इनका अपना जो हॉकिश एक सोशल मीडिया और जिस तरह से इमरान खान की अपनी पॉलिसी है, ये एक वाज़े तौर के ऊपर है कि किसी सूरत भी पीटीआई के अंदर मफाहमत या इस तरह की जो सियासत है उसको उसकी जगह नहीं है। और अगर ये इस तरह की जो पॉलिसी चलती रही, मफाहमत नहीं बल्कि उसकी बजाय ये मज़ाहमत और ये एहतजाज और प्रोटेस्ट की सियासत, तो मैं नहीं समझता कि ये आगे जो पीटीआई के लिए कोई मुस्बत या कोई इसकी आगे कोई जो राह है वो खुल सकती है, बल्कि इससे तो जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। पीटीआई को फौरी तौर पर क्या रास्ता अपनाना चाहिए बानी पीटीआई की तर्ज सियासत को मद्देनजर रखते हुए? देखें, पीटीआई की जो तर्ज सियासत है वो इमरान खान ही डिफ़ाइन करते हैं और इमरान खान ही तय करते हैं और उसके बगैर पीटीआई कोई एक कदम भी नहीं उठा सकती। और इमरान खान की जो सियासत है वो सबके सामने है, तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये जो टकराव और तसादुम की जो इमरान खान की सोच है ये उनकी अपनी, ये इस हवाले से भी मैं पहले कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि इमरान खान कभी भी किसी और को पार्टी की बागडोर नहीं देंगे और कभी भी किसी और को फैसला साजी के। फखर दुरानी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि बानी पीटीआई से के बयानात से क़त्ल ताल्लुक़ करे पीटीआई और माजरत करे और ये एक्सेप्ट करे कि जो बानी पीटीआई ने कहा वो गलत है, तो क्या ये होगा फिर पॉसिबल होगा? वो तो बैरिस्टर गौहर ने कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इदारों की तरफ से भी शख्सियात को जहनी मरीज कहा जा रहा है और शख्सियात की तरफ से भी इदारों के सरबराहों को जहनी मरीज कहा जा रहा है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा लेट उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है या जो एक किया गया है, क्योंकि इनको उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन इमरान खान ने जो है ये ट्वीट करके पहले इसको स्टार्ट किया था। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अब जो इनके लिए पीटीआई के लिए अब एक कोई रास्ता बचा है, क्योंकि फैसला अब भी इमरान खान ने लेना होता है, बैरिस्टर गौहर हो या कोई भी हो, जो भी मुफाहमत का वो प्रेफर करेगा उसको अली अमीन गंडापुर की तरह इक़्तिदार से हटा के खुद ही पार्टी के अंदर से ये इस तरह के सुहेल अफरीदी जैसे लोग ले आएंगे। तो ये बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान जो मुफाहमत और उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करते और वो सिर्फ तसादुम और टकराव की, यही सवाल, उसका नतीजा वही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेनज़ीर आपके सामने सवाल रखते हैं जो फ़खर दुरानी भी कह रहे हैं। हमने देखा 9 मई ही नहीं, 9 मई से पहले भी बानी पीटीआई ऐसी ही सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं और इलेक्शन से पहले भी हमें याद है कि 74 जलसे किए गए और इसी किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई। अब ये सारी सिचुएशन देखते हुए और एजिटेशन की पॉलिसी हमेशा अपनाई है बानी पीटीआई ने, उनकी तर्ज सियासत आपके सामने है। अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई बानी पीटीआई के बयानात से क़त्ल ताल्लुक़ करे, माजरत करे और एक्सेप्ट करे कि ये सब गलत है। क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं और हुकूमत का मौक़िफ़ आपको दुरुस्त लग रहा है? मुबशर, हम दोनों तरफ से इतनी एक एक्सट्रीम पोजीशन ली जा रही है कि हम यहाँ बैठ के प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा या क्या शक्ल इख्तियार करेगी ये पूरी सिचुएशन, क्योंकि हम इस वक्त एक बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। माजी में हमने देखा हमारे सियासतदान जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते थे, लेकिन कुछ रेड लाइंस होती थी जिनको क्रॉस नहीं किया जाता था। इमरान खान साहब के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है।
वो किसी रूल्स ऑफ द गेम पे यकीन ही नहीं करते। हम देख रहे हैं, और वैसे भी किसी भी जमहूरियत में ये जमहूरी रवैया ही नहीं है कि आप जाती हमले करें एक दूसरे के ऊपर। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की एक हिस्ट्री रही है कि वो जाती हमले करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इदारे हों, तरह तरह के नाम रखते थे, हमने माजी में भी सुने हैं, डर्टी हैरी, इस किस्म के नाम उन्होंने रखे हैं। तो ये इस किस्म, और अब हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी इस किस्म के बयान आ रहे हैं। तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन है कि इस वक्त लग नहीं रहा कि दोनों साइड्स जो है वो पीछे हट के कोई ना कोई बातचीत करना चाहेंगी। हुकूमत तो अपनी तरफ से कह रही है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि और भी कुव्वतें हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जिनका इस मामले में स्टेक है। अच्छा, अता तारर साहब को मैं रात को सुन रही थी, वो शहजाद इकबाल के शो पे आए हुए थे, और वो कह रहे थे कि पीटीआई से बात हो सकती है, इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ये दिस शिप हैज सेल्ड। अच्छा, मुझे ये बात बहुत अजीब सी इसलिए लगी, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है मुबशर, क्योंकि पीटीआई ही इमरान खान साहब हैं। हमें पता है वोट बैंक पीटीआई को मिलता है तो इमरान खान साहब की वजह से मिलता है। आपने माइनस इमरान खान करके एक पार्टी बनाई आईपीपी, क्या हुआ उसका? बिल्कुल एक नाकाम तजर्बा था, कोई रेलेवेंस नहीं है उस पार्टी की। तो अगर बात की भी जाएगी पीटीआई से, तो किस चीज़ पे बात की जाएगी? जाहिर सी बात है आपको इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एक इम्प्रैक्टिकल सी, मैं कहूँगी, सजेशन है, प्रपोजल है हुकूमत की तरफ से। दूसरी बात, क्योंकि मैं कल शो पे नहीं थी, मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि कल कहा गया कि इमरान खान साहब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मैंने बहुत से वकला से कल से मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि इसका मतलब क्या है। जब आप कहते हैं कि एक शख्स एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है, उसकी क्या क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें हैं जो पूरी होंगी तो एक शख्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और कंसेंसस वकला में ये था कि इस टर्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एक बयान है, एक लेबल है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। हाँ, आप एक शख्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, बहुत से कवानीन हैं, सेडिशन का केस बना सकते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस बना सकते हैं, लेकिन ना ही कानून में इसकी कोई डेफिनेशन है और ना ही इसका कोई क्राइटेरिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो शायद इमरान खान साहब के जो मुलाकातें हैं उनको दोबारा बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, रात को शाहजेब खानजादा के भी शो पे और शहजाद इकबाल के भी शो पे अता तारर साहब भी आए हुए थे और ख्वाजा आसिफ साहब भी आए हुए थे, और उनसे पूछा गया कि किस बुनियाद पे आपने इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो करार दिया है, डिक्लेयर किया है। तो उनकी तरफ से दो वजूहात रखी जा रही थी। एक, उन्होंने कहा कि उनकी जो बहन है वो इंडियन चैनल्स पे जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया, नौरी नियाजी साहिबा जो है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनकी जो ट्वीट है वो आई। अब देखिए, उनकी जो बहन है, मेरी अपनी राय ये है कि उनको एक इंडियन चैनल पे जाके इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। जो इस वक्त हालात हैं और जो मई में हुआ उसके बाद उनको इंटरव्यू इंडियन चैनल्स पे खास तौर पे जाके नहीं देना चाहिए था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुबशर, वो एक उनकी बहन है, उनका पार्टी में कोई ओहदा नहीं है। तो आप उनके इंटरव्यू से इमरान खान साहब को कैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर सकते हैं? मुझे इस लिंक का समझ नहीं आया। दूसरी बात, जो उनकी ट्वीट थी, बिल्कुल उसमें मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, और जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ऐसे ज्यादती हमले। आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे थे, आप साबिक वजीर आजम है मुल्क के, क्या आपको इस किस्म की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए? अब बात यह है मुबशर, मेरे लिए इस बात पे बहुत क्लैरिटी है कि इस वक्त इमरान खान साहब का सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि कल वो इक्तदार में आ जाएंगे। इस वक्त उनके लिए तकरीबन सारे दरवाजे बंद हैं, तो इसलिए ही हैज़ नथिंग टू लूज। मसला है कि इस वक्त जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हुकूमत पे बनती है और रियासत पे बनती है कि आपने उनको इंगेज करना है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो 18 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वोटर, उन्होंने उनको वोट दिया है, इमरान खान साहब के नाम पे दिया है। इस वक्त वो जेल में है, ही हैज़ नथिंग टू लूज। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरी तरफ जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको इंगेज करें ताकि जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं उनको आप एलियनेट ना करें। ठीक, सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी क्या राय है? हुकूमत ने बानी पीटीआई के तर्ज सियासत को बानी एमक्यूएम के अंदाज से मुशाबा करार देते हुए वाज़ेह किया है कि माजरत और तर्ज बयान में इस्लाह के बगैर संजीदा मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है आपको? अच्छा, देखिए, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस हवाले से। दुरुस्त या सही से बालातर होके मुख्तलिफ है। कुछ सिमिलैरिटीज मजहर भाई शायद बेहतर एक्सप्लेन कर सकें, एमक्यूएम के हवाले से हैं, लेकिन आइडेंटिकल इशू नहीं है।
देखिए, बुनियादी तौर पे अगर एक पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से देखा जाए तो जो हिकमत अमली है बानी पीटीआई की, वो बिल्कुल वाज़ेह और कंसिस्टेंट है। और वो ये है कि दाखिली और बैरूनी दोनों जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुसलसल दबाव बरकरार रखा जाए, और उसके लिए डेफिनेटली वो एक बयानिया मुरतब करते हैं जो बड़ा अग्रेसिव होता है और मुसलसल प्रेशर में रखना चाहते हैं, दबाव में रखना चाहते हैं, डिफेंसिव पर रखना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे। और उनका जो टारगेट भी है वो भी इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए वो हुकूमत को कोई ज्यादा मैं समझता हूँ पिछले 3-4 साल में बयानिए के हद तक भी और प्रैक्टिकली भी इंगेजमेंट में कोई ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखते और उनको कोई ज्यादा अहमियत भी नहीं देते। अच्छा, इसके मुकाबले में जो हुकूमत का तर्ज अमल है, डेफिनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाह रहे हैं और अभी तक कामयाबी के साथ चल रहे हैं, और साथ ही साथ वो ऑलिव ब्रांच ऑफर करते रहे हैं। वजीर आजम ने भी कहा था और राना सनाउल्लाह ने भी उसका इयादा किया कि वो ऑफर तो अभी तक मौजूद है मुज़ाकरात की। असल बात यह है कि खान साहब खुद ही हुकूमत को किसी खातिर में नहीं लाते, वो तो कहते हैं सिर्फ क्योंकि, और शायद वो सही भी कहते हैं, क्योंकि वो जिस अंदाज में हुकूमत में आए थे, उनका अपना तजुर्बा, अपना कैरियर में जो उनकी उठान है सियासत में, वो मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे थी। तो अब भी वो उनको यकीन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के या ही वापस आ सकते हैं। अच्छा, अब मतलब तीसरा पहलू इसमें ये है कि ये चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, पिछले 40-45 साल में इस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत और मसाइल तो इनके भी रहे हैं और तनकीद ये भी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह कहा गया कि उन्होंने रेड लाइंस कुछ क्रॉस नहीं की थी। कुछ रेड लाइंस जिस तरह एमक्यूएम ने क्रॉस की थी, एक नॉन स्टेट एक्टर का या मिलिटेंसी वाला एस्पेक्ट भी आया था, कुछ हमलों पे तशद्दुद का एस्पेक्ट भी आया था, कुछ नेक्सस विद क्रिमिनल एलिमेंट्स भी आया था, और यहाँ पे प्रोबेबली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत शायद पैरेलल ड्रॉ कर रही है कि जनाब जिस तरह वादिये तीरा के जो नुमाइंदगान हैं उनकी नाक के नीचे वहां पे पोस्ट काश्त हो रही है जिससे 3 अरब रुपया टीटीपी को मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा क्रिमिनल और क्रिमिनल फाइनेंसिंग और सियासत का जो नेक्सस है उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। अलबत्ता वाज़े और अहम बात यह है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल एक हकीकत है कि बहुत तजुर्बा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एमक्यूएम हो, तमाम के दबाव को बर्दाश्त और मैनेज और हैंडल करने का, और कोई पार्टी ने अभी तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट पे जितना भी दबाव डाला है, इवेंचुअली अगर उन्होंने दोबारा पार्लिमान या हुकूमत का रास्ता अपनाया है तो वो अपीजमेंट, रिकंसिलिएशन और डायलॉग के जरिए से ही अपनाया है। अब ये वो मैसेज है जो मैं समझता हूं इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब को देना चाहती है कि जनाब आपका जो अंदाजे सियासत है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अपने सूबे को अच्छी तरह चलाएं, आप अपनी जुबान और अपने मिजाज को जरा कंट्रोल करें, इखलाक के दायरे में रहें, अपनी पॉलिसीज और जो तर्ज अमल है उसको रिव्यू करें, तो शायद कोई रास्ता निकल सके। ये बाउंसर कराना जो फास्ट बॉलर का तरीका है, इसके जरिए से आप इस्टेब्लिशमेंट को आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुकम्मल तौर पर मैं जो है एमक्यूएम से इनको सिमिलैरिटी नहीं देखता। क्रिमिनल फाइनेंसिंग और पॉलिटिकल नेक्सस की हद तक ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कोशिश की है पाकिस्तान के ऊपर आलमी सतह पे बैरूनी दबाव डालने की, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। कद काट बेनजीर साहिबा का भी आलमी सतह पे बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने इस तरह पाकिस्तान के ऊपर कभी दबाव डालने की कोशिश नहीं की थी कि आईएमएफ को खत लिखा जाए कि पाकिस्तान को रिलीफ ना दें, या डायस्पोरा को कहें कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, या लोग बिजली के बिल देना बंद कर दें, या लोग टैक्स अदा करना बंद कर दें। तो इस तरह की सिविल नाफरमानी और पाकिस्तान पे आलमी दबाव डालना, और अभी भी कांग्रेस में एक लेटर मूव किया गया है यूएस कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये मामला मैं समझता हूं वो रेड लाइन है जो एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हुकूमत वक्त को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस अप्रोच और अंदाजे सियासत के तहत मैं समझता हूं जो रिकंसिलिएशन के इम्कानात हैं वो मैं काफी कम देख रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे हुकूमती मौक़िफ़ की। मगर साहब, क्या ऐसा है कि पीटीआई का तर्ज सियासत कुछ और है और असल मसला बानी पीटीआई की तर्ज सियासत है? जिस तरह माजी में भी हमने देखा है
हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक जो भी हुकूमत से राब्ता या बातचीत की कोशिश करता है इसे पार्टी के अंदर ही शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिसकी मिसाल साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की है। अच्छा, सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। 22 अगस्त 2016 एमक्यूएम की भूख हड़ताल चल रही थी। उस वक्त वफाकी वजीर परवेज़ रशीद जो है वो कराची आए। उनको जाना था एमक्यूएम के कैंप में। उससे पहले एमक्यूएम के वफ्द को बुलाया गया। एमक्यूएम के वफ्द से कहा गया कि आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, परवेज़ रशीद साहब उधर आ जाएंगे। एमक्यूएम ने उनको मैसेज दिया कि जी परवेज़ रशीद साहब आके शरबत पिला दें, जो एक नॉर्मल तरीक़ा होता है। वो बात नहीं हुई। तकरीर हुई, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगवा दिया और विदिन 24 आवर्स अल्ताफ़ हुसैन ने उस नारे पर माजरत कर ली। क्या उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन को माफ़ कर दिया गया? उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हर असेंबली से करारदाद मंजूर करवाई गई। उन्होंने दोबारा भी माफ़ी मांगी। उसमें आप उठा लें, रिकॉर्ड का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। और उस वक्त से लेके आज तक जो है एमक्यूएम जलसा जुलूस मुजाहरे तो अलग जगह, जहाँ ये सारी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी वो 9-0 ही मिसमार कर दिया गया। ये किस जगह होता है आप मुझे बताएं। एमक्यूएम की पॉलिटिक्स बेइंतहा, उसमें खराबियाँ, खामियाँ, क्रिमिनलिटीज़ सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन जिस सिमिलैरिटी को ड्रॉ किया जा रहा है ज़रा उसका मवाजना कर ले। दूसरी तरफ भी आ जाएं। 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के वाक़ा ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही शर्मनाक वाक़या था। इमरान खान साहब ने अपने आप को उससे डिटैच कर लेते तो बहुत बेहतर था। लेकिन वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि जी इस पे जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इस पे जुडिशल इंक्वायरी की जाए। दूसरी तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये ओपन एंड शट केस है। और आज इस बात को कितने साल हो गए आप मुझे बताएं। खुद बानी पीटीआई पे क्या 9 मई का मुकदमा चला है आज तक उस पे? तो जब हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जब हम ये चीज़, ये बात की बातें तो फिर बहुत बात की बात है कि उन्होंने भी बहुत ऐसी हार्ड लाइन ले ली जिसकी कोई जो है मिसाल नहीं मिलती। और बस उन डायरेक्ट फिर उनका जो पूरा एक ग्रुप है जो यूट्यूबर्स हैं वो सब के सब, वो तो ये पिछले 2 साल में जो डेवलपमेंट हुई हैं ये उसके बाद की है। और ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद और सिचुएशन ख़राब हो गई। सूरत हाल, इलेक्शंस की सारी सूरत हाल हमारे सामने है। तो चीज़ें ये हैं। फिर मुज़ाकरात हुए। अब आप जब पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना तो फिर देखें, रैशनल अंदाज में देखें। 2 राउंड हुए मुज़ाकरात के। जो पीटीआई का वफ्द है मुज़ाकराती टीम का, वो क्या कह रहा था कि पहले मुज़ाकरात के बाद कि आप हमारी मुलाकात करवा दें और हम उनसे गाइडलाइन लेके अगले राउंड में आ जाएंगे। आपने उन दोनों राउंड में जो है मुलाकात नहीं करवाई। नॉर्मल किसी भी पॉलिटिकल डायलॉग में अगर कोई दूसरी पार्टी का लीडर बंद होता है तो आप तो ये फैसिलिटेट करते हैं कि उनको जेल से निकाल के किसी रेस्ट हाउस में बैठा कर लेते हैं और वहाँ चीज़ें होती हैं, जिस तरह पीएनए की मूवमेंट में हमने देखा। तो चीज़ ये है कि फ्रॉम द डे वन जो है ये एक पोलराइजेशन हो गई थी उसमें। और जब भी ये चीज़ें हुई, बातचीत का अमल शुरू हुआ। अब जो लोग मुज़ाकराती टीम में थे हुकूमत की तरफ से और दूसरी तरफ से, वो रोज़ाना मुज़ाकरात होते और फिर आके टेलीविज़न पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते। तो मुज़ाकरात तो इस तरह होते ही नहीं है, पहली चीज़ ये। तो आज जो जिस एक्सट्रीम तक बात पहुंच गई है और ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है, तो उसको हमें दोनों तरफ से, मेरा ख्याल है हार्ड लाइंस की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेकिन अगर आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो एमक्यूएम ने तो जो डिमांड्स उस वक्त थी, तो एमक्यूएम के बानी ने तो माफ़ी मांग ली थी उन्होंने, और उसके बाद भी माफ़ी मांगी थी उसमें। तो यहाँ ये नहीं हुआ, माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन यहाँ कहा गया कि जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। अगर जुडिशल इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाता है तो बिल्कुल आप वो करें। लेकिन इसके बावजूद भी मुज़ाकरात का अमल यहाँ भी शुरू हुआ था। अब इसको एनालाइज कर लें कि वो मुज़ाकरात का अमल किसने सबोटाज किया उसमें।
अगर आप एक मुलाकात करवा देते, हो सकता है कि एक आध राउंड और हो जाता या नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और अब बात बहुत आगे मुझे नज़र नहीं आता कि अब शायद कोई ब्रेक थ्रू हो पाए चीज़ें। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये हार्ड लाइन्स पोजीशंस जो हैं इनसे इनकी वजह से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन अगर हुकूमत पैरेलल ड्रॉ करती है तो ये पैरेलल तो मैंने आपके सामने रख दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फ़खर दुरानी साहब, क्या ऐड करें? देखें, जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो मुज़ाकराती टीम इमरान खान ने बनाई थी हुकूमत के साथ, जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो इनकी मुलाकात भी करवाई गई थी इमरान खान के साथ, और उसके बाद ही इमरान खान ने ये मंजूरी दी थी कि जो तहरीरी तौर के ऊपर जो हुकूमत डिमांड कर रही थी कि आप हमें तहरीरी तौर के ऊपर लेकर आएँ कि क्या आपकी डिमांड्स हैं, उसके बाद ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 12 जनवरी को 2025 को मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई थी इमरान खान से। उसके बाद तहरीरी तौर के ऊपर ये मुतालबात पेश किए गए थे। वो मुतालबात ऐसे थे जिसके ऊपर इमरान खान ये चाहते थे कि हमें ये कट ऑफ डेट दे दे कि फ़लाँ तारीख तक आप हमें जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर ना किया गया तो फिर हम जो है वो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर देंगे। वही हुआ था जो इन्होंने PTI की तरफ से जो तहरीरी तौर के ऊपर जितने भी मुतालबात पेश किए गए थे उसमें यही था कि हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करा ले तमाम जो 12 नवंबर और 9 मई से रिलेटेड केसेस के हवाले से, और उस इंक्लूडिंग इमरान खान, तो वो उसके ऊपर जो है वो आगे बातचीत होगी। दूसरा यही था इनका मुतालबा कि ये तमाम तर जो 9 मई और जो नवंबर वाला वाक़यात थे उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की तरफ से ये बताया गया था कि ठीक है, हम इसके ऊपर अपनी जो लीगल टीम्स हैं, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करना या इसके हवाले से पूरी जो है वो एक तैयारी करनी पड़ती है, तो हम ये 31 जनवरी तक जो है उसको करेंगे। इमरान खान ने दरमियान में ही वो मुज़ाकराती टीम ही इन्होंने जो है वो डिज़ोल्व कर दी थी और मुज़ाकरात का सिलसिला खुद ही यकतरफा तौर के ऊपर बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है, ये मुज़ाकरात की बारहा पेशकश की गई है और इमरान खान का ही जो रवैया था वो बिल्कुल जो है वो बगैर लचक के था। ठीक है जी, बेनज़ीर मुख्तसर। देखिए मुबशर, ये बात दुरुस्त है कि माजी में हुकूमत ने बहुत बार इमरान खान ने आपको दावत दी है कि आए हमसे आके बात करें, लेकिन अगर आप अभी देखें तो एक तरफ हुकूमत और रियासत जो है सख्त से सख्त PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, क्रैकडाउन होता है, उनसे आप उनकी रिज़र्व सीट छीन लेते हैं, इमरान खान साहब की उनके घर वालों से आप मुलाकात नहीं करने देते एक महीने तक, और फिर आप कहते हैं आए हमारे साथ बैठें और बात करें। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको दूसरी साइड की भी पोजीशन देखनी होगी कि वो उनके लिए आपने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है, तो हुकूमत की तरफ से कोई ऑलिव ब्रांच आना चाहिए, हुकूमत की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी फ़खर। एक देखें, ये बिल्कुल बेनज़ीर ठीक बात कर रही हैं, लेकिन ये जो सियासी तौर के ऊपर इंतकाम और ये आज का नहीं है या इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में देखें जो नून लीग की क़यादत को बंद किया गया, पीपल्स पार्टी की क़यादत को बंद किया गया, मरियम नवाज़ के जो होटल के कमरे तोड़े गए, लेकिन अगर वो भी इसी तरह ये बैठ जाते कि नहीं हमने मुज़ाकरात नहीं करने और हम अब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, तो ये सियासी जमातें ऐसा नहीं करती कि आप फिर रियासतों के ऊपर चढ़ दौड़ें। मुज़ाकरात ही हमेशा से सियासत का एक मैं समझता हूँ कि जो रास्ता होता है और उसी के जरिए ही भी हमने देखा था इलेक्शन की पहले राउंड से पहले हुए थे या पहले राउंड के बाद हुए थे? साहब आपकी तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की मुज़ाकरात पहले राउंड में हुए थे, फिर 31 से पहले इमरान खान ने इसको डिसॉल्व कर दिया था कमेटी को जनवरी में। साहब आपकी तरफ भी आ रहे हैं, वही बात जो बेनज़ीर आप भी करिए, लेकिन इलेक्शन से पहले भी हमने देखा, इलेक्शन की तारीख पर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त भी मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया गया था जब फवाद चौधरी और असद उमर डेट के लिए बात कर रहे थे। जी मज़हर साहब। नहीं, मैं तो सिर्फ वो क्लैरिफाई करने के लिए कर रहा था कि जो मुज़ाकरात 2 राउंड हुए हैं, तीसरा नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ वो ज़ाहिर फ़खर ने बात कि ये जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी ये पहले राउंड से पहले हुई थी या 2 राउंड के बाद? सर ये दूसरे के बाद जब हुकूमत ने इनसे कहा था कि आप तहरीरी तौर के ऊपर लेके आए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें एक्सेस दें। इमरान खान तक मुलाकात की, फिर उसके बाद इमरान खान से मिले थे और इमरान खान ने फिर इनको ये इजाज़त दी थी कि ठीक है आप तहरीरी तौर के ऊपर लिख कर इनको दे दें। वो 2 मुतालबात थे, लेकिन उसमें जो इनकी जो डिमांड्स थी वो डिफरेंट और थी। सैयद मोहम्मद अली ये मुलाकात हुई थी। आप भी जी, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था कि देखें वो ये सारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये माजी की बात है। इस वक्त सूरत हाल ये है
कि खान साहब जो हैं उन्होंने कमेटी भी डिसॉल्व कर दी है और वो तो खुद अपनी पार्टी के भी किसी बंदे को कोई इख्तियार या मैंडेट या एतमाद देने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उनको नहीं पता कि ये वो जिससे बात कर रहे हैं वो उनके पास इसका इख्तियार और मैंडेट है भी कि नहीं। खान साहब की टोन और मिजाज और पार्टी के जो इस वक्त लीडरशिप है, फॉर्मल लीडरशिप, उसके दरमियान उनकी टोन मिजाज में तो बिल्कुल फर्क है। तो मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो उनकी जो फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं। वो पार्टी मुसलसल वो लोगों को चेंज करते रहते हैं। तीसरी बात कि इस वक्त जो उन्होंने वजीर आला का चुनाव किया है वो वाजे करता है कि वो गवर्नेंस से या मुज़ाकरात से या मुखासमत को कम करने के मुकाबले में हुकूमत और रियासत पर मजीद दबाव डालना उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। और जो शख्स हुकूमत से बात करेगा, एनडीयू की वर्कशॉप अटेंड करेगा या किसी से ताल्लुक कायम करेगा तो वो मीर जाफर और मीर सादिक होगा। ठीक है, बेनज़ीर कंक्लूड कर दें इसको। मैं तो बस सिंपली ये कहूँगी मुबश्शिर, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप डायरेक्टली इमरान खान साहब को इंगेज करें। वो पार्टी के लीडर हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी को वोट मिला था। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर। आपको डायरेक्टली उनको इंगेज करने की फखर, आप भी यही समझते हैं जो बेनज़ीर कह रही? मेरा ख्याल है कि ये तो फिर वही जो इमरान खान चाहते हैं वही होगा कि आप फिर जब भी कोई रियासत के ऊपर जत्था लेके चढ़ दौड़ें, रियासत को मजबूर करें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। इमरान खान चाहते भी यही हैं कि वो मेरे साथ डायरेक्टली बात करें, इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बात करे, जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके साथ तो वैसे ही नहीं करते। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक रियासत की बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर कोई डायरेक्टली इमरान खान के साथ जो है वो इंगेज किया जाता है, क्योंकि इमरान खान की सारी कन्फ्रंटेशन है इसी की। यही बात मुबश्शिर के देखें, ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है। इमरान खान साहब के पीछे 18 मिलियन लोगों का वोट बैंक है। इसका मतलब है फिर तालिबान के साथ, तालिबान के बेनज़ीर, इसका मतलब है फिर तालिबान के साथ भी इसी तरह डायरेक्टली नेगोशिएट कर लें, क्योंकि वो भी रियासत के ऊपर जब चाहते हैं वो चढ़ाई कर दें। क्या वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है? नहीं, आप बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, देखें, इमरान खान इलेक्टेड नहीं है, इमरान खान इलेक्टेड नहीं है, वो रियासत के खिलाफ तशद्दुद पे उभारते हैं लोगों को। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान और तालिबान में कोई डिफरेंस है। वो भी, तालिबान भी वही कहते हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। मज़हब, आपको क्या लगता है? देखिए, जो बेनज़ीर बात कह रही है इसको दूसरे पैराए में क्यों लिया जा रहा है? मसला ये कि आप कोई इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं ना, आप किसी को झुकाना चाहते हैं या इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। चीज़ ये कि इमरान खान से डायरेक्टली इंगेज करके आप उसकी बात मान थोड़ी रहे हैं। आप उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि ये आप पर इल्जामात हैं इस पे, और आप किसी भी उनको, मैं कह रहा हूँ इवन गवर्नमेंट को, आप ये मैं बात बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात गवर्नमेंट से होने चाहिए। गवर्नमेंट, अली साहब लास्ट कमेंट कर दें ताकि इसके बाद हम क्लोजिंग करें। देखिए, खान साहब गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये तो आप कह रहे हैं ना, चीज ये है कि अगर वो जाएं और खान साहब इनकार कर दें तो गवर्नमेंट एक पोजीशन लेगी ना कि जी हम तो डायरेक्टली इमरान खान साहब से बात करने को तैयार हैं। अब इमरान खान अगर हमसे ही बात नहीं करना चाह रहे तो बात तो गवर्नमेंट ही करेगी। सर, और ये बात गवर्नमेंट की तरफ से तो भी करना चाहते थे सर, इमरान खान के दौर में मुज़ाकरात तो तालिबान भी करना चाहते थे। तो इसका मतलब है रियासत उनके सामने भी घुटने टेक दे और जो भी रियासत के ऊपर चढ़ाई करे उनके साथ ठीक है मुज़ाकरात कर लें। नवाज शरीफ के दौर में तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हुए थे क्या? आपने पूरी कमेटी बनाई जो मुज़ाकरात का हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम के ऊपर इसको टेकअप किया गया था और ये फैसला किया गया था कि जो कमेटी इसको करेगी। कमेंट आ गया, मज़हब आपका भी आ गया। सैयद मोहम्मद अली साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें आप। में जो प्रोफेसर इब्राहिम सैयद मोहम्मद अली साहब शामिल थे, एक मुज़ाकरात हुए थे ना। देखें, बस मैं दो जुमले सिर्फ कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हुकूमत की तरफ से ऑफर मौजूद रही है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खान साहब ने कभी भी हुकूमत को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो खुद समझते हैं कि पावर का असल मंबा और मरकज कहाँ है। वो उन्हीं के साथ डील करना चाहते हैं, चाहे दबाव के जरिए, या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनसे इंगेज करें। एस्टेब्लिशमेंट का इस पे मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत से करें, हम आपसे डील नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तज़कियाकारों का। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।